Hi students, now we are starting our first unit number 1 of class 12th. Unit number 1, electrostatics. Electrostatics. Okay, now we understand about the electrostatics. Actually, this chapter is based on the static charges. मतलब मीन्स कहने का ये है कि आपका जो एक परमानेंट ठहरे हुए चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होती है, उनकी वजह से जो फिनोमेना क्रिएट होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होंगे, इनकी वजह से जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ शुरू करते हैं। पहली चीज जो आती है वो है आपका, पहली बात जो आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जरा देखिए। एक चीज समझने की कोशिश करिए। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क पर या एम्बर रॉड को वूल पर जब रगड़ते हैं, यानी उसके ऊपर हम लोग जो टच करा के उसको चलाते हैं, देन हम ये पाते हैं कि ग्लास रॉड थोड़े समय बाद हम लोग हल्के फुल्के जो चीजें होती है, हल्के फुल्के मटेरियल होते हैं, उनको हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। हल्के फुल्के आप कई बार आपने एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा, कई बार देखा होगा कि आपने जब अपने स्केल को अपने बालों में रगड़ा होगा, उसके बाद आपने छोटे मोटे कागज के टुकड़े को उठा लिया आता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये पाते हो कि जब आप ग्लास रॉड को या एम्बर रॉड को किसी मटेरियल के ऊपर रगड़ते हो, या किसी जैसे सिल्क के ऊपर से रगड़ा गया या एम्बर को वूल के ऊपर रगड़ा गया, तो आपने पाया कि उसके ऊपर चार्ज आ गया है, और वो चार्ज की वजह से, वो स्टैटिक चार्ज की वजह से आपने फोर्स को महसूस किया है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा एक बात को, वो ये है कि चार्जेस किस टाइप के होते हैं। दूसरी बात आती है टाइप ऑफ चार्जेस। देखिए, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्जेस दो टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि वो चार्जेस जो पॉजिटिव क्या नाम है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्रिएट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्रिएट होते हैं। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का कारण जो होगा वो प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज का कारण जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को कि अगर हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं और उसके सिल के ऊपर रगड़ लेते हैं, और दूसरी ग्लास रॉड जो सिल के ऊपर रगड़ी हुई है उसके पास लाने की कोशिश करते हैं, तब क्या पाते हैं आप? तब ये पाते हैं आप कि ये रिपेल कर जाती है दूसरे के साथ। जब ग्लास रॉड को हम एम्बर रॉड के पास लाते हैं तब ये अट्रैक्ट करती है, और जब ग्लास रॉड को एम्बर रॉड के करीब लाते हैं, एम्बर रॉड के करीब लाते हैं, तब ये पाते हैं कि ये रिपेल करती है। ओके, तो इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब कहने का ये है कि जो लाइट चार्जेस, ये जब एक ही चार्जेस होगा, इन दोनों पे एक ही तरह का चार्ज होगा, तो लाइट चार्जेस या सिमिलर चार्जेस जो हैं रिपेल करते हैं हमेशा। लाइट चार्जेस या सिमिलर चार्जेस जो है रिपेल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां आप देखेंगे कि ये दोनों जो है अलग अलग चार्जेस होंगे इनके ऊपर। तो इन पे पाया आपने कि अनलाइक चार्जेस या फिर अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, लाइट चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। यही चीज जो है
हमेशा पाई जाती है, देखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी मिली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे। ये दोनों अगर एक साथ सामने आएंगे आमने सामने, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मगर वही दूसरी तरफ देखा जाए, अगर नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ जाए, तो ये दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा। और जिस मटेरियल के अंदर ऐसा होगा कंडीशन, जैसे चार्ज किसी मटेरियल के अंदर आ गया है, तो वो भी इसी फिनोमेना को फॉलो करेगा। ठीक है, अगली चीज समझने की कोशिश करिएगा। अगली चीज आती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ ये है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अब बात ये समझने की कोशिश करिएगा कि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूवेबल है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो किसी कंडीशन की वजह से नहीं निकलता। तो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल पाते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन ही चार्जेस को क्रिएट करने के संभव है। कैसे करते हैं, अब ये समझने की कोशिश करिए। एक मटेरियल है, क्योंकि इस मटेरियल पे चार्ज नहीं है, या चार्ज कैसे क्रिएट होता है ये समझने की कोशिश करिएगा। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब क्या होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक न्यूट्रल के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसी वजह से क्या है, जब भी आप एक न्यूट्रल मटेरियल के अंदर में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, बाहर करेंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा डेफिशिएंसी की वजह से। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां जहां पे ये ट्रांसफर हुए हैं वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से, क्यों, क्योंकि एक्सेस हो गया, वहां पे एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इस कारण आप देख सकते हो, जहां डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जहां पे एक्सेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यही है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉन ही कारण है इलेक्ट्रिफिकेशन का। ठीक है, अगली चीज समझिए। अगली बात जो आती है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है कूलाम। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम है, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा समझने की शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इन नेगेटिव, एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इन पॉजिटिव। ठीक है, ये यूनिट की तरह काम करेगा, क्योंकि आप ये पाओगे कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसा होगा कि हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। ऑल चार्जेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखिए ऐसा है ना, जब भी कोई चार्ज क्रिएट होगा, यानी Q चार्ज अगर क्रिएट करने की कोशिश करी, तो वो हमेशा प्लस माइनस एनी के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो है चार्ज की वो इसी पे हो सकती है। एक ही पार्टिकल है जो मूव करने की वजह से चार्ज क्रिएट कर रहा है, और उसका जो चार्ज होगा उसी के हिसाब से ही सारे के सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस आएंगे।
इससे छोटी वैल्यूज के साथ नहीं आ सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी मटेरियल पे इतना चार्ज हो, इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा चार्ज। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस फॉर्म में मिले। हमेशा ही 1e के बराबर या 2e के बराबर चार्जेस क्रिएट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, सही है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए ऐसा है ना, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed in our system. We can say that there is no loss of profit in the charges. Okay, देखिए चार्ज, जो भी चार्ज होगा वो ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही क्रिएट हो सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को समझाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर आप एटम की बात करते हैं तो एटम हमेशा ही ऐसा पाया जाता है कि ज्यादातर जो जितना भी आपके न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोटॉन जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर जो होता है और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो हमेशा ही बराबर होता है। उसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा ही बराबर होता है, एक ही होता है। Z से डिनोट करते हैं इसको, और ये वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है न्यूट्रल एटम के साथ। आप ये पाओगे कि जब भी चार्ज क्रिएट होते हैं, चार्ज क्रिएट होके किसी और चीज को चार्ज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो आता है, इलेक्ट्रॉन होता है या तो आ रहा होता है या ही जा रहा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो आइसोटोपिक सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। ये है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो पूरी चार्ज एक जैसा बना हुआ है, या तो वो आ रहा है या ही जा रहा है, और ओवरऑल वैल्यू जो है वो बदल ही रही है। ठीक है, अच्छा अगली चीज जो आती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए ऐसा होता है ना, दो तरीके हैं किसी भी चीज को चार्ज करने के, मेटल को चार्ज करने के दो वेज हैं। एक है बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। अब मैं जरा दोनों चीजों को समझा रहा हूं कैसे होता है ऐसा। ठीक है, बाय इंडक्शन कैसे होगा, बाय कंडक्शन कैसे होगा, ये दोनों बताता हूं। किसी भी मटेरियल को चार्ज करने का तरीका ये दो है। पहला तरीका कंडक्शन। कंडक्शन में तो क्या होगा, आपने कोई मटेरियल लिया जिसको आप पहले से चार्ज करके लाए हो, ठीक, चार्ज करके लाए हो आप, ठीक है, और एक न्यूट्रल मटेरियल लिया जिसपे कोई चार्ज नहीं है। जब इन दोनों को टच कराया हमने, जब इन दोनों को मैंने टच कराया तब क्या हुआ कि ये हो गया, इस पे चार्ज नहीं था, मगर अब दोनों में चार्ज दिखाई देगा आपको, दोनों मटेरियल को चार्ज दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पे जब मान लीजिए 6 का था, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो आपको 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है यहाँ पे। अब जैसे ही टच कराओगे, टच कराते ही इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें से ट्रांसफर होके इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे और उतना ही डिफिशिएंसी इसमें क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको पूरे ओवरऑल में चार्ज दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आपने दोनों को चार्ज कर दिया। ठीक है, दिस इज द वे बाय कंडक्शन यू कैन डू अ चार्ज।
मटेरियल, यू कैन क्रिएट अ चार्ज मटेरियल। अच्छा, इंडक्शन में क्या होता है, देखिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल लिया, ठीक, चार्ज मटेरियल ले लिया मैंने, एक मैंने दूसरा मटेरियल लिया जो न्यूट्रल है, और इससे मैंने एक आइसोलेटेड मटेरियल के ऊपर, इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर रख दिया। अब एक बात जानते हैं आप, अभी आपने ये बात जानी थी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ क्या प्रॉपर्टी जुड़ी हुई थी। देखिए, आप एटम्स के अंदर देखा जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। अब जैसे ही आप उसके पास ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ मटेरियल लेके आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज इस सतह पे इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, ओके, और दूसरी अपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, रहेगा अंदर ही, इस मटेरियल के अंदर ही रहेगा, मगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस सतह पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस सतह पे आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इसके कारण, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब अगले स्टेप में हम लोग ये करते हैं कि इस आइसोलेटेड मटेरियल को हम लोग करते हैं एक दूसरे मटेरियल से टच कर देते हैं, एक दूसरा मटेरियल है उसे टच कर दिया, उससे टच करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, कंडक्शन के थ्रू इसमें पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर हो गया। अब मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज वाले मटेरियल को हटा दिया, तो ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज इसमें दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये भी एक तरीका है इंडक्शन का आने, ये भी तरीका है चार्ज करने का मटेरियल को, और आप देख भी रहे हो कि इंड्यूस हो रही है। इंड्यूस मतलब करेगा किसी भी चीज के कारण, किसी के इफेक्ट की वजह से दूसरी चीज में वो चीज इफेक्ट क्रिएट हो जाए, एक की वजह से दूसरे के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो उसे इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और आपने ये पाया भी इसमें कि देखिए, इसको जैसे ही मैंने टच कराया वैसे क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर हो गया, चार्ज जो है ना वो बट गया। अब मैंने ये हटा दिया जब, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा तुमको, इस तरह से इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया आपने, ये भी एक तरीका हो सकता है, ओके। चलिए, कोई डाउट हो तो आप इसके विषय में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अच्छा, अगली चीज जो आती है वो आती है आपकी कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ, जरा समझिएगा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 repel each other or attract each other with the force of F, which is proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. मीनिंग कहने का क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 कि ये बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, जो इसके बीच में फोर्स वर्क कर रहा होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इस दोनों की डिस्टेंस r डिस्टेंस है तो इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये, इन दोनों से मतलब निकल के ये आता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। और इसको जब हम लोग वैल्यू लगा देते हैं, अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें, या हम लोग बात करें आपके एयर में, जहां तो हमारा F इज इक्वल टू निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये निकल के आता है। ये है कूलम्ब्स लॉ,
ये फोर्स निकाले, इसे ये जो आपका फोर्स निकल के आया वो इसे कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, ठीक। और ये डिपेंड करता है कि ये फोर्स चार्जेस पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस, मैंने कहा कि अगर ये Q1 पे पॉजिटिव चार्ज हो और Q2 पे नेगेटिव चार्ज हो, मतलब Q1 चार्ज जो है, जो पहला वाला पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव Q1 चार्ज है और दूसरा जो पार्टिकल है उस पर नेगेटिव Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इन दोनों का फोर्स जो होगा वो होगा नेगेटिव फोर्स होगा। और नेगेटिव फोर्स वाला क्या निकला, ये अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, ये होगा अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक। अब अगर ये पहला वाला चार्ज Q1 है पॉजिटिव और दूसरा वाला Q2 नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ये फोर्स जो होगा वो रिपेल फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है, रिपेल फोर्स में। तो ये चीज है इसके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसमें समझने की कोशिश करिएगा, अभी बता रहा हूं तो इसमें समझने की कोशिश करिएगा जरा कि इनमें ये समझने की कोशिश करिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 पावर -9, सॉरी माइनस नहीं होती 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को कि ये कैसे आता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कैसे होता है ना, आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये अक्सर देखा जाता है कि ये निकालने में लोगों को मुश्किल होती है, अक्सर ये मालूम चलता है लोगों को कि ये मुश्किल से निकल पाता है, ये यूनिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको निकालना बहुत आसान होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू तो याद कीजिए, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10 पावर 9 होती है, मगर ये निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको समझ लीजिए कैसे। आपने ये निकाला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब जरा से यूनिट बदलने की कोशिश करिए, ये होगा न्यूटन में, ठीक, ये मालूम नहीं, ये होता है चार्ज है, चार्ज होने की वजह से ये कूलम्ब में होगा और ये कूलम्ब 2 बार है, इसका मतलब कूलम्ब स्क्वायर हो गया। ये जो है हमारा डिस्टेंस है, इसी वजह से ये मीटर में हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया। जरा इसको लगा के देखिए, इसको इधर भेजिए, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसके लिए यूनिट निकल के आ जाएगी। ओके, इस तरह से आप लगा सकते हैं, अपॉन का मतलब तो यही है ना, नहीं ये मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट निकाल सकते हो उसकी, वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा यूनिट निकालने का, तो वो ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज इसमें मैं जो हमेशा बोलते चले आ रहा हूं कि ये एप्सिलॉन, ये होता है एप्सिलॉन, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन 0, सॉरी एप्सिलॉन 0, ठीक, ये एप्सिलॉन 0 है और इसे परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या कहना चाहता है कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा वो होती है 8.85 × 10 पावर -12 न्यूटन इनवर्स 1 एंड कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये होती है इसकी। अच्छा, ये तो आपकी ग्लाइड परमिटिविटी मटेरियल की, ठीक, इसकी वैल्यू निकाल सकती है। अब एक बात ऐसा भी होता है, ये तो सारी बातें मैंने वैक्यूम के लिए कही, ये जो साई निकल के आती है ये वैक्यूम या फिर एयर के लिए यूज करती है हम लोग उसको, ठीक। ये जो पूरा एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, एप्सिलॉन 0 यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं वैक्यूम में एयर के लिए। अगर ऐसा ना हो,
आपने ऐसा कोई मटेरियल ले रखा हो, यू हैव टेकन मटेरियल ऑफ सम अदर थिंग्स, ठीक है, आपने दूसरा मटेरियल ले रखा हो, तब क्या होता है, वैक्यूम नहीं है, तब ये वैल्यू एप्सिलॉन 0 नहीं रहती, तब कूलॉम्स लॉ इस तरह का बन के आता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए, ये जो है पहले ऐसा नहीं रहा, वो एप्सिलॉन नॉट था, 0 था, तो ये अब नहीं रहा वैसा। तो ये जो होता है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और मटेरियल। आपने अब मटेरियल बदल दिया है, असल में आप जिसमें चार्ज रखे हुए हो वो ऑयल हो सकता है, वो वैक्स हो सकता है, वो मटेरियल का जो वो था, मतलब आपने मटेरियल की वो बदल दिया, वैक्यूम में रहा, अब मटेरियल बदल चुका है, इसी वजह से इसकी लिए अब एप्सिलॉन अलग आएगा, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ये। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, जहां के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ऐसे मटेरियल को जिसकी वजह से आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूज करना पड़े, उन्हें कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, ओके, उन्हें कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब आखिरी जो चीज आती है, अब आप इसको थोड़ा और तरह से समझने की कोशिश करिएगा। ये तो आपकी बात सारी कूलॉम्स लॉ के साथ जुड़ी हुई हो गई। अब कूलॉम्स लॉ असल में इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कूलॉम्स लॉ का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स से है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि बेसिक नेचर के फोर्सेस जो है वो 4 हैं, उनमें से 2 फोर्सेस हैं जिनमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसमें एक फोर्स ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कूलॉम्स जो फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स जो है वो बड़ा है, काफी बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप ये पाओगे कि अगर प्रोटॉन के बीच में देखा जाए, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखें और अगर कूलम्बियन फोर्स देखें, तो कूलम्बियन फोर्स जो होगा वो 10 की पावर आपका 36 टाइम्स होगा, ठीक। और वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 की पावर 43 टाइम्स होगा, यानी बहुत बड़ा होता है कूलम्बियन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, ओके। अब अगली बात समझने की कोशिश करिए। ये तो मैंने बात करी कि ये इनका कंपैरिजन कैसा है। अब अगली चीज जो आती है कि इस कूलम्बियन लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, कूलम्बियन लॉ की नेचर में इंपॉर्टेंस ये है कि ये फॉर्मेशन को समझा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एटम का कारण ही कूलम्बियन फोर्स है। कूलम्बियन फोर्स क्यों है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और हमारा एटम इसी के कारण बना हुआ है। ये एटम की फॉर्मेशन को समझा सकता है कूलम्बियन फोर्स। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझाने में भी कूलम्बियन फोर्स की बहुत जरा योगदान है। अगली चीज, केमिकल बॉन्डिंग्स, इसको समझाना अभी कूलम्बियन फोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इनकी,
ओके, तो मैं अब ये है कि अब आगे मैं जो हूं कूलम्ब्स लॉ के बारे में बातें जो थी मैंने खत्म करी है। अब मैं इसके वेक्टर फॉर्मेशन और आगे की जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आगे भी मैं अल्टरनेट डेज में हमेशा क्लास 12 की अगले टॉपिक्स की वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट्स के साथ पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।